तेरे चेहरे में वो जादू है, ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, वो तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मिस्टर पाठक पब्लिक ग्रुप YouTube चैनल के द्वारा आप यह देख रहे हैं। आज हम मैथ के चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम वास्तविक संख्या है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो सबसे पहले मैथ में हमारा सम्मिश्र संख्या आता है। सम्मिश्र संख्या को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। दोस्तों सम्मिश्र संख्या दुनिया में कोई भी संख्या होती है, अगर हम कोई भी संख्या लिख दें तो वह संख्या चाहे रूट में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे बट्टा में हो, चाहे किसी भी पॉइंट में हो, तो सारी की सारी संख्या जो होती है वह कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आती है। यहाँ से आगे की अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा जो संख्या है वह संख्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं, REAL नंबर, रियल नंबर। वास्तविक संख्या हम लोग उसको कहेंगे जैसे कि अगर कोई भी संख्या रूट से बाहर हो, जैसे कि 5 या 5.1 भी कह सकते हैं, या रूट 25 भी कह सकते हैं, क्योंकि यह संख्या फिर हमारा जो वर्ग है इससे बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा और ये रूट 25 बराबर हो जाएगा 5। तो सारी संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए वैसी संख्या को हम लोग रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहेंगे। वही हमारा दूसरा जो है सम्मिश्र संख्या का दूसरा रूप काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या उसको कहेंगे जो रूट में रहते हुए और माइनस में हो, जैसे कि रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -3। ये सारी संख्या जो है वह काल्पनिक संख्या है। और हमारी वास्तविक संख्या ये सारी हो गई जो रूट से बाहर निकल जाए, और जो संख्या रूट से बाहर ना निकले और माइनस में हो तो वो सारी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। उसके बाद अगर हम बात करें वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को यहाँ से दो भागों में बांटा। कभी भी मैथ का अगर कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें काल्पनिक संख्या का कोई काम नहीं है। इसको बस यहाँ पर समझ लिए हैं कि ये सारी संख्या इमेजिनरी नंबर है, लेकिन आगे हम इसका कभी भी मैथ में उपयोग नहीं करेंगे। मान लीजिए कल्पना कर रहा है, सिर्फ इसका कोई आगे काम नहीं है, सारा का सारा काम वास्तविक संख्या पर ही है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है पूर्णांक, पूर्णांक जिसको हम लोग इंटीजर भी कहते हैं, इंटीजर्स भी कहते हैं। पूर्णांक हमारी संख्या जो है, जैसे कि कोई भी संख्या को अगर संख्या रेखा पर दर्शाएं, किसी भी संख्या को अगर हम संख्या रेखा पर दर्शाएं तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि संख्या रेखा के बीच में शून्य होती है, इधर हमारा पॉजिटिव पार्ट है और इधर हमारा निगेटिव इंटीजर है। जैसे कि इधर हो गया 1 2 3, और यह संख्या चलते 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 इनफिनाइट अनंत तक जाती है। उसी प्रकार हमारा यह -1 हो गया, -2 हो गया, इधर -3 हो गया, और यह चलते चलते इनफिनाइट तक होती है। तो पूर्णांक संख्या कुल 3 भागों में बांटा गया। पहला है हमारा उदासीन पूर्णांक। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक में आता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। जीरो को उदासीन पूर्णांक कहेंगे, यानी कि न्यूट्रल इंटीजर। उसके बाद ये सारा का सारा इधर वाला पार्ट हमारा जो है पॉजिटिव इंटीजर है,
यानी कि ये दूसरा भाग हो गया, और ये हमारा तीसरा भाग है यानी कि निगेटिव इंटीजर। तो अगर हम बात करें, अगर हम कहेंगे कि बताइए धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी पूर्णांक कौन है, तो 1। धनात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ी पूर्णांक कौन है, तो इन्फिनाइट। अगर हम बात करें निगेटिव में, तो निगेटिव में जो है सबसे बड़ी पूर्णांक -1 है, उसके बाद सबसे छोटी पूर्णांक माइनस इन्फिनाइट है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया का कर्जा है, तो इसके पास 2 रुपया का कर्जा है, तो आपसे ज्यादा इसके पास कर्जा है, तो आप इससे बड़े हुए। तो निगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ी निगेटिव इंटीजर -1 इज द बिगेस्ट इंटीजर इन निगेटिव, और उसके बाद हमारा सबसे छोटी निगेटिव इंटीजर जो है वह माइनस इन्फिनाइट है। अगर हम तो पूर्णांक हम लोग समझ चुके हैं। अगर हम इधर की बात करें तो इधर हमारा आता है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को हम लोग इंग्लिश में डेसिमल नंबर कहेंगे, डेसिमल नंबर कहेंगे। दशमलव संख्या उसको कहेंगे कि कोई भी संख्या अगर वह दशमलव में है तो वह जो है दशमलव संख्या कहलाएगी। जैसे कि मैं 5.5, 5.555, कोई भी संख्या अगर दशमलव में है तो वह दशमलव संख्या कहलाएगी। और ये हमारा सारा का सारा पूर्णांक हो गया। ETC लगा देते हैं, ETC, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद पूर्णांक जो हमारा है ये यहीं पे रह जाता है, और दशमलव संख्या जो हमारा है यह आगे बढ़ता है। तो दशमलव कुल प्रकार के कुल मिलाकर के 2 भागों में दशमलव संख्या को बांटा गया। पहला हमारा है शांत दशमलव और दूसरा हमारा है अशांत दशमलव। पहला हमारा है शांत दशमलव और उसके बाद दूसरा हमारा है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और उसके बाद अशांत दशमलव को हम इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव हम उसको कहेंगे कोई भी संख्या अगर शांत हो जाए, मतलब मानिए 5.7 है, ये शांत हो गया, ये रुक गया है, तो ये जो है हमारा यह शांत दशमलव है। और उसके बाद अशांत दशमलव में अगर हम बात करें तो अशांत दशमलव जैसे मान लीजिए 2.3333, ये 3 रुक नहीं रहा है, ये चलते रहा है, तो ये हमारा अशांत दशमलव हो गया। उसके बाद अगर हम अशांत दशमलव में एक और एग्जांपल लें तो 4, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, ये भी नहीं रुक रहा है, तो ये भी जो है अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव आप लोग समझ गए हैं। अब शांत दशमलव जो हमारा है वो जो है यहीं पे रुक जाता है और अशांत दशमलव जो है हमारा आगे की ओर बढ़ता है। तो अशांत दशमलव जब आगे की ओर बढ़ता है तो अशांत दशमलव 2 भागों में बढ़ता है। एक हमारा भाग है आवृत्ति यानी कि अशांत आवृत्ति, सिर्फ हम आवृत्ति लिख देते हैं आवृत्ति, और एक होता है अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। शांत आवृत्ति और उसके बाद अशांत अनावृत्ति। आवृत्ति को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं इसको हम लोग अनावृत्ति को हम लोग कह सकते हैं रैकरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल। अनावृत्ति को हम लोग कह सकते हैं नॉन रैकरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल। आवृत्ति की और अनावृत्ति की बात करेंगे कि किसको हम लोग आवृत्ति दशमलव कहेंगे और किसको अनावृत्ति दशमलव कहेंगे। तो रैकरिंग, इसके शब्द में ही देखिए रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। जिस पर हम रैकरिंग चढ़ा सकते हैं वह जो है रैकरिंग डेसिमल होगा, और जिस पर रैकरिंग नहीं चढ़ा सकते हैं वह नॉन रैकरिंग नंबर होगा। जैसे इसी दोनों में देखिए
ये हमारा 2.3333 आते रहता है, 3 आते रहेगा, अनंत तक आते रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3 और ऊपर में रेकरिंग। तो ये हो गया आवृत्ति। और इसमें देखिएगा तो 5.43 5 6 7 8 1 2 आगे क्या आएगा सो हमको पता नहीं है। तो पता जब नहीं रहता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं नॉन रेकरिंग, यानी कि इस पर हम रेकरिंग नहीं चढ़ा सकते हैं। तो संभवतः हमें जहाँ तक लग रहा है आप समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये हमारा एक वास्तविक संख्या का प्रकार था, ये समझ जाएंगे तो वास्तविक संख्या हम लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। ये हो गया। और एक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी हम लोग समझते हैं। आइए ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट। रुको दादी, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। आइए दोस्तों अब हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जानें, यानी कि भाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि भाज्यता, विभाज्यता भी कह सकते हैं, भाज्यता, भाज्य की जांच। तो भाज्य ऑफ जांच यानी कि भाज्य की जांच में सबसे पहले हम अगर 2 की बात करें तो कोई भी सम संख्या 2 से विभाजिता का नियम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 2 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर करेंगे तो कोई भी सम संख्या अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि 5 7 6 इसके इकाई के अंक पर 6 है जो कि इवेंट नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या मतलब 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी अगर इकाई के अंक पर हो, वैसे 0 जो है सम संख्या नहीं है, 2 है सम संख्या, शुरू पहला होगा। तो ये सारी संख्या 0 2 4 6 8 कोई भी संख्या अगर इकाई के अंक पर हो तो वह संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी etc। 2 के बाद हम 3 को छोड़ देते हैं, 3 को बाद में पढ़ेंगे। 2 के बाद हम 4 की बात करेंगे, उसके बाद हम 8 की बात करेंगे, उसके बाद हम 16 की बात करेंगे। अगर हम 4 की बात करें तो 4 जो है 2 का पावर 2 जो होता है 2 का पावर 2 बराबर 4 होता है। जैसे 2 है ना तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 बराबर 4 होगा। तो 2 का पावर 2 बराबर 4 होता है, यानी कि कोई भी संख्या का अंतिम का अगर 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि हम लिख देते हैं 5 7 6 4 8। इसमें अगर हम अंतिम का 2 गो अंक देखें तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 गो अंतिमा वाला अगर वह अंक कट जाता है तो वह संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 4 के बाद हम बात करते हैं 8 का, बीच में हम लोग छोड़ दिए हैं 5 का, उसके बाद 6 का, उसके बाद 7 का, ये सब बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग 2 का पावर 2 हो या 3 हो या 4 हो उसके बारे में समझते हैं। 8 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 का क्यों होता है 8, जैसे कि 2 गुना 2 है, 2 को 3 बार लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर होता है 8, यानी कि अंतिम का क्या गो अंक 3 गो अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। जैसे 9 4 3 5 8 4 8 हम लिख दिए। तो अंतिम की अगर हम 3 गो अंक की बात करें, यानी कि इकाई दहाई और सैकड़ा 1 10 100 की बात करें तो 8 कट जाएगी।
उसके बाद 8 एकम 8, 8 छाके 48 भी कट जाएगी। तो ये तीनों संख्या जैसे ही अंतिम का 3 गो अंक 8 से कटेगा तो समझ जाइएगा कि ये पूरे संख्या में अगर हम 8 से भाग लगाएं तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 16 का। 16 को अगर हम लिखेंगे तो 2 का पावर 4 होता है 16, यानी कि 1 2 3 4। 2 का पावर 4 यानी कि 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अंतिम का क्या गो अंक? अंतिम का 4 गो अंक। अगर अंतिम का 4 गो अंक जो है 16 से विभाजित हो जाएगी तो वो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 3 5 7 6 4 8 4 हम लिख दिए, ठीक है। इसमें अगर हम अंतिम का 4 गो अंक कर देते हैं, 4 गो अंक करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 गो अंक पूरी तरह से 4 से विभाजित है, यानी कि 16 से विभाजित है 4 गो अंतिम अंक। तो ये पूरी की पूरी संख्या में अगर हम 16 से भाग देंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या 16 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से 16 के बाद हम बना सकते हैं 2 का पावर 5 ना, 32, यानी कि 32 में अंतिम का 5 गो अंक देख लेंगे, 64 में 6 गो अंक देख लेंगे। इस प्रकार से 2 का पावर वाला जितना है उस सबको हम ऐसे करके बना लेंगे। अब हम बात करते हैं 5 की। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम नंबर 5, उसके बाद नंबर 25, ये सारी 125, उसके बाद हम इसको देखते हैं ध्यान से। कोई भी संख्या के अंत में अगर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूरी रूप से पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। जैसे कि हम लिख देते हैं 505, अंतिम में 5 है तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। हम बात करते हैं 6 4 5 0, अंतिम में 0 है तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम उसी प्रकार से 25 को देखेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि 5 गुने 5 बराबर 25। तो यानी कि इसका कहने का मतलब आप तो समझ गए होंगे, अंतिम का अगर 2 गो अंक 25 से कट जाएगा तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 25 से पूरी की पूरी संख्या 25 से पूरी तरह से कट जाएगी। 25 को देखें तो अंतिम का 2 गो अंक 25 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। उसी प्रकार अगर हम 125 की बात करें तो 125 5 का पावर 3 होता है, 5 का क्यूब 125, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 125, यानी कि अंतिम की 3 गो अंक अगर 125 से कट जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। जैसे 7 6 4 5 6 2 5, ये संख्या में देखेंगे तो 625 है अंत में 3 गो अंक, और 3 गो अंक 625 में अगर हम 125 से भाग लगाएंगे तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो ये पूरी की पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। तो 2 वाला पावर 5 वाला पावर हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग सीखेंगे 3 का पावर वाला। 3 का पावर में सीखते हैं। 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है। तो 3 वाला संख्या का यह रूल कहता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में विभाजिता की जांच में ये कहा जाता है कि कोई भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 5 7 6 2, तो इसको अगर हम जोड़ें, अंकों का योग को जोड़ेंगे तो 5 7 12 12 6 18 18 2 20 और जो है एक हम और डाल देते हैं 21। इस सब को जोड़ने पर 21 होता है और 21 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाती है। इसका जो है शेष जो है वह 0 बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। उसी प्रकार 9 की बात करें तो 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 गुने 3 बराबर 9 होता है। तो अंतिम का 2 गो अंक अगर 9 से विभाजित हो जाए
वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 9, 4, 5, 9 लिख दिए ना, 3 लिख दिए, एक और हम 9 ही डाल देते हैं, 9 लिख दिए, तो हम देखेंगे कि अंतिम का 2 अंक 9 ये भी 9 से विभाजित होता है, ये भी 9 से विभाजित होता है। ओ सॉरी, अंकों का योग हमको देखना है, 9 में अंकों का योग देखना है कि 9 से अगर अंकों का योग जो है पूरी तरह से 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी 9 से। तो 9, 4, 13, 13, 5, 18, 18 और ये 18 दूनी 36, 36 में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो वह पूरी की संख्या जो है 36 से विभाजित हो जाएगी। और यही नियम हम लोगों का 27 पर भी लगता है। 27 में भी अंकों का योग अगर 27 से लग जाता है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या 27 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगर हम रेयर केस में 6 की बात करें, उसके बाद 11 की बात करते हैं। 6 में क्या है, तो अगर हम इसका जो है HCF निकाले, कोई 2 ऐसी संख्या जिसका HCF जो है 1 हो, जैसे कि अगर हम 2 ले लें और 3 ले लें, ये दोनों को गुणा करेंगे ना तो 6 ही आ जाएगा। और 2 और 3 का HCF भी निकालेंगे ना तो 1 आ जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट जाए तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः कट जाएगी। जैसे 5, 7, 6, 2, 5, 7, 12, 6, 18, 2, 20 और उसके बाद 20, 1, 21, 21, 3, 24, इसको 4 कर देते हैं, 7, 4, 11, 6, 17, 17, 2, 19, 21, 3, 23, इसको हम ऐसे कर देते हैं 1, 2, 6, 7, 5, 2, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 9, 6, 15, 1, 16, 16, 5, 21, 21, 2, 23, 21, 2, 23। रोक ली ना। ये 6 का नियम हम लोग जानते हैं। तो कोई भी संख्या जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि अगर हम इस संख्या की बात करें तो यह देखेंगे ना तो 2 से जो है पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि जो है अंतिम में सम संख्या है। 3 से देखेंगे तो अंकों का योग देखेंगे तो 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 1, 19, 19, 2, 21, यह संख्या 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। तो यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम आते हैं 11 का नियम। 11 से कौन कौन संख्या कटेगी। जैसे अगर हम कुछ भी संख्या लिख दें, 5, 7, 6, 4 लिख दिए, तो एक एक अंक छोड़ करके हम देखेंगे। जैसे देखिए 3, 1 छोड़ दिए तो 7, 7 पर 1 छोड़ दिए तो 4, तो 3, 7, 10, 10, 4, 14 माइनस 5, 6, 11, तो हमारा आता है कितना 3। अगर यहाँ पर 3 के जगह पर 0 आ जाए या 11 का कोई भी गुणज आ जाए, 11 आ जाए या 22 आ जाए घटाने पर, तो वह संख्या 11 से कटेगी। हम देखते हैं। अब देखिए तो 3, 7, 10, 10, 4, 14 माइनस 5, 9, 14, 14 में से 14 जाएगा तो 0। अगर यह संख्या 0 आ गया या 11 आ गया या 11 का कोई भी गुणज आ गया तो वह संख्या पूर्ण रूपेण 11 से डिविजिबिलिटी आराम से, विभाज्य आराम से हो जाएगी। अब हम एक बात हम और जानते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या के बारे में। हम एक बात और जानते हैं जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम उसको कहेंगे जिसका फैक्टर कम से कम 2 हो, यानी कि वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि
2 की अगर हम बात करें तो 2 या तो 2 से भाग लगेगा तो इसका शेष 0 आएगा, या तो 1 से ही भाग लगेगा तो इसका शेष 0 आएगा। 2 के बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद हो जाएगा 29, उसके बाद 31, 31 के बाद हमारा आ जाएगा 37, और 37 के बाद 39, 39 नहीं होगा। 37 के बाद हो जाएगा एक के बार 41, 43, 47, 49, उसके बाद 49 के बाद आ जाएगा 49 के बाद आ जाएगा 53, 57, 57 नहीं होगा, 53, 59, 59 के बाद हो जाएगा 61, 63, 67, 67, 63 नहीं होगा। 61 के बाद आ जाएगा 67, 67 के बाद आ जाएगा 71, 71 के बाद हमारा आ जाएगा 71 के बाद आ जाएगा एक के बाद 73, 73 के बाद आ जाएगा 79, 79 के बाद आ जाएगा 79, 79 के बाद 81, 83, रुकिए फिर अंतिम में मिलाते हैं हम लोग। 83, 83 के बाद आ जाएगा 89, 89 के बाद आ जाएगा 89 के बाद 97। आइए अब मिलाते हैं। 25 को कम से कम होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 को हमारा हो गया है। 27 को हो गया तो एगो कोनो जो है हमारा नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा जो है 81 नहीं होगा। तो हमारा टोटल जो है अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 तक में 25 को होता है। 1 से लेकर के 100 तक में 25 को होता है। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। ये सारी की सारी जो है ना अभी तक हम लोग पढ़ जो रहे हैं, ये सारी की सारी सम्मिश्रीय संख्या वाला पढ़ रहे हैं। यानी कि बहुत सारा क्लास में 9th क्लास में भी जाइएगा तो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर आएगा। तो जितने भी वास्तविक संख्या है ना, चाहे आप 5 से शुरू करें, उसके बाद 10th तक जाएं, 9th तक जाएं, उसके बाद आगे कंपटीशन की दुनिया में जाएं, सब में जो है वास्तविक संख्या आपको पहले ही सबसे पहले वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो वास्तविक संख्या के बारे में अगर आप जानते हैं तो बढ़िया बात है, नॉलेज है आपके पास। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये सारी जो बेसिक बातें बस इतना पर ही पूरे वास्तविक संख्या समाप्त हो जाता है। तो कुछ पॉइंट बचा हुआ है, उस पॉइंट को हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा है प्लेस वैल्यू। प्लेस VALUE प्लेस। तो प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। अगर हम मान लीजिए 5, 7, 6.432 दे देते हैं। अगर हम आपको कहें कि बताइए 3 का स्थानीय मान, या इधर कहें 7 का स्थानीय मान, या 2 का स्थानीय मान, या 5 का स्थानीय मान, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर जो है अगर हम स्थानीय मान के जगह प्लेस वैल्यू के जगह अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म EXPENDED एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप जिसको हम लोग कहते हैं विस्तारित रूप, दीर्घ रूप भी कहते हैं, विस्तारित रूप की बात करें या प्लेस वैल्यू की बात करें तो समझिए। अगर हम मान लेते हैं पॉइंट के इधर पार्ट 1 हम मान लेते हैं, पॉइंट के इधर पार्ट को 1 मान लेते हैं, यानी कि इसको पॉइंट वाले भाग को हम 2 भागों में विभक्त कर दिए हैं। तो अगर हम मान लें यहाँ पर 4, 3, 2 है, ये नहीं है, पॉइंटर कुछ नहीं है, तो हम इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं? 5 है तो 5, 5 के बाद 2 अंक है तो 2 0, प्लस 7 है तो 7, 7 के बाद 1 अंक है तो 1 0, प्लस 6 है तो 6, 6 के बाद 1 भी अंक नहीं है पॉइंट से पहले तो 1 भी 0 नहीं देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। जैसे पॉइंट के पहले वाले भाग में इधर से जितना अंक रहता है उसके बाद जितना अंक रहता है उतना हम लोग 0 देते हैं,
अब पॉइंट के बाद वाला भाग में क्या करते हैं, तो बट्टा में 10 देते हैं, यानी कि 10 से पहला वाला में भाग करेंगे, दूसरा वाला में 100 से भाग करेंगे, तीसरा वाला में 1000 से भाग करेंगे। जैसे देखिए 4 है तो 4, उसके बाद प्लस 3 है तो 3, प्लस 2 है तो 2। पॉइंट के बाद वाला पहला भाग में 10 से भाग, दूसरा वाला में 100 से भाग, तीसरा वाला में 1000 से भाग। अब देखिए हम कैसे करते हैं, 500 है तो 500, प्लस 70 है तो 70, प्लस 6 है तो 6, प्लस 4 में 10 से भाग दीजिएगा ना दोस्तों तो 0.4 आएगा, प्लस उसके बाद 3 में 100 से अगर भाग दीजिएगा, 3 में 100 से भाग दीजिएगा तो 0.03 आएगा। उसी प्रकार से अगर 2 में जो है 1000 से भाग दीजिएगा, 2 में अगर हम 1000 से भाग देते हैं तो पॉइंट यानी कि 0.002 आएगा। तो यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसमें अगर आपको पूछे बताइए 5 का प्लेस वैल्यू तो 500, 7 का प्लेस वैल्यू तो 70, 6 का प्लेस वैल्यू तो 6, 4 का प्लेस वैल्यू तो 4/10 बोल सकते हैं, या इसके जगह 0.4 बोल सकते हैं। 3 का प्लेस वैल्यू 0.03 बोल सकते हैं, या 3/100 बोल सकते हैं, प्लस 2 का अगर प्लेस वैल्यू पूछे, स्थानीय मान आपसे पूछे तो 2/1000 बोल सकते हैं, या इसके जगह पर 0.002 बोल सकते हैं। ये बातें हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में आज बहुत सारी जानकारी हम लोग आज सीखे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे ये जो YouTube चैनल है मिस्टर पाठक पब्लिक गुरु, उसको जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को दबाना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे साथ जुड़े रहने की कोशिश करें। अब अगर हम एक पॉइंट हम लोग और आज सीख लेते हैं, जैसे कि अगर हम आपको कहते हैं बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में जानेंगे। छोटी संख्या कितनी है, 3 अंकों की छोटी संख्या कितनी है, उसके बाद 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, उसके बाद 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है बराबर हुआ। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो ऐसा हम करते हैं, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो हमारा ये हो जाता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 100। 3 अंकों की अगर हम सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो बड़ी संख्या में क्या होता है, जितना अंक रहता है ना उतना 9 देते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में 9 देते हैं, और 3 अंक की है तो 3 को 9 दे देंगे। और छोटी संख्या में क्या करते हैं, 1 दे देते हैं, और जितना अंक छोटी संख्या कहेगा उतना से 1 कम 0 देंगे। तो 3 अंक की छोटी संख्या कहता है तो 1 कम तो 2 को 0 देंगे। अगर हम जो 3 अंकों की कुल संख्या कहे, 3 अंकों की कुल संख्या कहे तो 3 अंकों की कुल संख्या में हम लोग क्या करते हैं, 3 अंकों की है ना तो इसमें 9 देंगे, पहले 9 दे दिए, और उसके बाद जितना अंक कहता है उससे 1 कम 0, यानी कि 3 को कहता है ना तो 2 को 0 दे देंगे, 3 को कहता है तो 2 को 0 दे देंगे, 900 लिख देंगे। और यहीं पर 4 अंकों को कहता है तो 9 दे देते, 1 कम 0 दे देते, 3 को 0 दे देते, 9000 संख्या हो जाता। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम लोग आपके लिए जो है लौटेंगे एक नया मैथ का टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए अपने छोटे भाई को विदा दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।